Dear students, my name is Amit Kumar Mandal and welcome to the series Current Affairs with Amit. The first topic of today is India Vietnam Virtual Summit. India Vietnam Virtual Summit. So, all of us can see कि आफ्टर द पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया में पेंडेमिक शुरू होने के बाद कोरोना आने के बाद जो वर्चुअल समिट से उसका दौर बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। हाल ही में इंडिया बांग्लादेश के साथ भी एक वर्चुअल समिट हुआ था और उसमें हमने दोनों देशों के रिलेशंस के बारे में बहुत कुछ सीखा था। इफ़ यू वांट टू कैटेगराइज इट एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन हियर इज द कैटेगराइजेशन। इफ़ यू आर नॉट देन स्किप, नो प्रॉब्लम। सॉरी, मेरा पेन टेबलेट काम नहीं कर रहा है। ओके, तो स्लो कर रहा है, नो प्रॉब्लम। अब देखो, एक स्नैपशॉट है एंड ही इज द काउंटर पार्ट निग्योन जुआन फुक, प्राइम मिनिस्टर काउंटर पार्ट निग्योन जुआन फुक। तो ये है वियतनाम के काउंटर पार्ट। इंडिया के तो सबको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर वियतनाम का इम्पोर्टेंस समझना है तो मैप से समझो। चाइना हमारा किस तरह का रिलेशन मेंटेन कर रहा है आजकल, चाइना हमसे किस तरह का रिलेशन बनाए हुए है, ये सबको पता है। और चाइना के साथ अगर वियतनाम इस तरह का बॉर्डर शेयर कर रहा है, सो वी कैन से दैट इट्स वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। देखो, अगर वियतनाम इंडिया के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन बना के रखता है तो फिर हम चाइना से बहुत हद तक रिटर्न कर सकते हैं। सो विद दिस मैप, अब देख लो एक बार, वियतनाम के लाओस बाउंड्री में है, इस तरफ साउथ चाइना सी है, कंबोडिया, थाईलैंड तो खैर लाओस के बाद आ जाता है। खैर, तो ये जो एक मैप है इसको अच्छे से देखो, ठीक है। मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है जब आप मैप को अच्छे से देखते हैं। ओके, रिसेंटली इंडिया एंड वियतनाम साइन 7 पैक्ट्स उन्होंने साइन किया है ड्यूरिंग देयर वर्चुअल समिट इन एरियाज सच एज डिफेंस, पेट्रोकेमिकल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, agreed to intensify their development partnership and will enable achievement of sustainable development goals। तो देखो, 7 अगर थिंग्स बोले तो डिफेंस में दोनों का अच्छा खासा एग्रीमेंट पहले से भी होया हुआ है और इस बार भी ऑब्वियस है कि इंडिया किसी के साथ भी डील करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो वो तो होगा ही। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाता है कि $5 million ग्रांट असिस्टेंस फॉर आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क एट नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी नहा त्रांग, वियतनाम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क हाल ही में किस देश में शुरू किया है? इंडिया के द्वारा, इंडिया के ग्रांट से। तो इंडियन ग्रांट $5 million किस में दिया गया है? तो नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी नहा त्रांग, वियतनाम। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बात। हालांकि both sides committed to promote bilateral cooperation between the regulatory bodies of two countries in the fields of radiation protection and nuclear safety। ठीक है, तो रेडिएशन प्रोटेक्शन और न्यूक्लियर सेफ्टी के फील्ड में दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कोऑपरेशन का। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाल ही में ये समिट हुआ है, इसलिए एक बात इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इंडिया और वियतनाम के बीच में जो आर्मीज होता है, आर्मी का एक्सरसाइज होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है ना, तो उसका नाम क्या है? तो विनबैक्स। ठीक है, क्या नाम है? विनबैक्स। इंडिया और वियतनाम के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? विनबैक्स, बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड वियतनाम। ओके, वन स्पेसिफिक, सॉरी ये रिपीट हो गया है ना, चलो ठीक है। बोथ द कंट्रीज वुड फेवर फॉर अर्ली एडॉप्शन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। तो इंडिया का ये बार बार अपना रिट्रेट करता है, इंडिया बार बार रिपीट करता है इंडिया वर्ल्ड फोरम्स में कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म होना चाहिए। शुरू में तो इंडिया को किसी ने भाव ही नहीं दिया था, बट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होने के बाद विश्व को भी लगा कि नहीं, टेररिज्म जैसा कुछ होता है।
तो फिर आगे बात शुरू हुई है, तो बहुत सारे देश इसमें आगे आ रहे हैं। बोथ साइड्स विल स्ट्रेंथन मल्टीलैटरल एंड रीजनल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस, आसियान लेड मैकेनिज्म्स एंड मेकॉन्ग सब रीजनल कोऑपरेशन। तो इस तरह से दोनों के बीच में बहुत सारे वायदे हुए हैं, ठीक है। तो फोस्टर प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बिटवीन आसियान एंड इंडिया in the key areas and in the line with the objectives and principles as stated in the ASEAN Outlook on Indo-Pacific and India's Indo-Pacific Oceans Initiative। तो इन सब जो भी गाइडलाइंस पहले से दिए हुए हैं, इसके आधार पर भी प्रैक्टिकल कोऑपरेशन की बात हुई है दोनों देशों के बीच में। और टू साइड्स विल एक्टिवली प्रमोट रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म to make international organizations including the UNSC more representative, contemporary and capable of dealing with current challenges। तो वियतनाम भी इंडिया का इस बात में पक्ष रखता है अपना यूएनओ में कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है या फिर उस तरह का कोई भी जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एक रिफॉर्म आना चाहिए। जो लोग परमानेंटली वहाँ बैठे हुए हैं उनको अभी कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ थोड़ा सा कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, ठीक है। तो बोथ साइड्स विल एक्टिवली कोऑपरेट टू पब्लिश एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया वियतनाम कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल रिलेशंस टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया वियतनाम डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन 2022। तो 2022 में दोस्तों, 2022 में इंडिया और वियतनाम के रिलेशन का 50 ईयर्स होने जा रहा है, 50 ईयर्स पूरा हो जाएगा 2022 में। तो इसलिए इंडिया और वियतनाम एक्टिवली कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया वियतनाम कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल रिलेशंस को बनाने में। द टू साइड्स विल प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च ऑफ देयर शेयर्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशनल हेरिटेज इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट एंड चैम कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड एंशियंट स्क्रिप्चर्स। देखो, जब भारत का रिलेशन का बात दूसरे देशों के साथ आता है ना, तो वहाँ पर ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आता है कि बुद्धिस्ट रिलीजन जो हमारे बिहार में, इंडिया में शुरू हुआ था, गौतम बुद्ध ने शुरू किया था, वो आज पूरे वर्ल्ड में इस तरह से फैला हुआ है। तो वो हमें अपना कल्चरल टाई बनाने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा and Vietnam traditional medicine share common threads of rich knowledge of health। तो आयुर्वेदा मतलब इंडिया का जो नेचुरल मेडिसिन का नॉलेज होता है, वियतनाम का भी अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन का कुछ ना कुछ है उनके पास। तो शेयर मेनी कॉमन थ्रेड्स ऑफ रिच नॉलेज ऑफ हेल्थ। तो दोनों ही बहुत कुछ शेयर करते हैं, दोनों में कुछ मिलता जुलता भी मिलता है। Yoga has emerged as the symbol of peace and harmony and shared pursuit of spiritual well-being and happiness। तो वियतनाम में योगा को भी बहुत वैल्यू मिला है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। PM वानी, इंडियाज न्यू पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वाईफाई क्या होता है, तो आप सबको पता है कि वाईफाई एक क्लोज्ड सिस्टम होता है, एक नेटवर्क होता है जो एक खास एरिया में दूसरे डिवाइसेस को, जैसे लैपटॉप्स, मोबाइल, इन सब डिवाइसेस को एक्सेस देता है, इंटरनेट से जोड़ता है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि वाईफाई क्या है, इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। PM वानी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। PM वानी इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम सॉरी अगर हल्का सा यहाँ कट रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा भाई, छोटा करने का। चलो आप इसको समझो थोड़ा। PM वानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये PM वानी इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ पर, आई एम सॉरी कि हल्का यहाँ पर कट गया है, ओके। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि सेंट्रल रजिस्ट्री, ऐप प्रोवाइडर्स, PDO एग्रीगेटर्स, पब्लिक डाटा ऑफिस। तो ये जो PM वानी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वाईफाई जो फ्री वाईफाई दिया जाएगा पूरे देश में, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि बहुत सारे पब्लिक डाटा ऑफिस होंगे। ये नंबर्स को दिखाया गया है कि इसकी नंबर्स बहुत अधिक होगा, पब्लिक डाटा ऑफिस। और उसका समझ लो कि पब्लिक डाटा ऑफिस क्या होगा, दिस विल इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड ऑपरेट
compliant Wi-Fi access points और routers and deliver broadband services to subscribers। तो ये सीधे सब्सक्राइबर से जुड़ा हुआ है। परफॉर्म द फंक्शन रिलेटिंग टू ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये पीडीओ एग्रीगेटर का काम होगा कि इसको एग्रीगेट करना, जो भी अकाउंटिंग का काम है वो करना। ठीक है। ऐप प्रोवाइडर्स का काम है डेवलप द ऐप फॉर यूजर्स टू रजिस्टर ऑन द नेटवर्क। तो ऐप प्रोवाइडर का काम है कि कुछ ऐसा ऐप बनाइए जिससे कि पब्लिक रजिस्टर हो पाए नेटवर्क पर, मेक पेमेंट्स टू सब्सक्राइब द नेटवर्क, जैसे पेटीएम या फिर मोबीक्विक इस तरह का ऐप होता है। तो ऐप प्रोवाइडर्स के लिए एक अलग यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है। दैट मीन्स कि जो इंडियन गवर्नमेंट, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हम प्ले स्टोर पर बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते हैं, और हाल ही में हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशंस को अपना एक गाइडलाइन भी दिया है कि आप चाइनीज आइटम नहीं खरीद सकते हैं जैटी या हुआवेई से, क्योंकि वहाँ पर स्पाइंग का खतरा रहता है। ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो प्ले स्टोर है, ऐप का स्टोर है, वहाँ पर से भी अब हमें धीरे धीरे अपना शिफ्ट करना होगा, कंट्री का इंडिजिनस ऐप प्रोवाइडर्स का एक बेस बनाना होगा। पेटीएम ने तो ये चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पेटीएम। मेंटेन्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. for details of app providers PDOAS and PDOS। तो सबसे ऊपर में सेंट्रल रजिस्ट्री होगा जो इन सब, जो PDO है या PDOAS है या फिर PDOS है, यानी एग्रीगेटर और पब्लिक डाटा ऑफिस, सबका यहाँ पर पूरा मेंटेनेंस यहाँ होगा डाटा का। ठीक है। जब ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो फिर अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। यूनियन कैबिनेट रिसेंटली क्लियर्ड ए प्रपोजल बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू सेट अप पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेसेस। तो अगर इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना है तो फिर ये सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए। पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क सर्विस नेटवर्क इंटरफेस विच विल बी कॉल्ड PM वानी। तो ये तो एक्रोनिम हो गया भाई, पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो PM से पब्लिक कर दो, वाईफाई WANI से इंटरफेस। तो इस तरह से अपना अपना काम ये लोग चला लेते हैं, एक एक्रोनिम बना लेते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 2017। तो फर्स्ट रिकमेंडेड किसके द्वारा किया गया था ये PM वानी? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, इन 2017। कुछ साल पहले ट्राई बहुत ज़्यादा चर्चा में था। क्या आप बता सकते हैं कि ट्राई किस कारण से बहुत ज़्यादा चर्चा में था? जस्ट 1 साल या 1.5 साल पहले की बात है। ओके। नीड फॉर अ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क इन इंडिया टू इंक्रीज द प्रोलिफरेशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इन द कंट्री। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंटरनेट सर्विसेज का रीच हो और किसी भी तरह का कोई बंदिश कहीं पर ना हो, किसी भी तरह का कोई बैन नहीं हो, तो इंटरनेट सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हो जाए। तो इस बात को एम रखकर ये PM वानी को डिजाइन किया गया है। टू ऑफर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर कॉमन मैन। एक साधारण आदमी के लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बनाया जाए, यानी कि सस्ता दाम पर अच्छा डाटा सर्विस अवेलेबल हो, इसके लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। टू अचीव डिजिटल इंडिया विजन फ्रॉम 2015 टू जून ऑफ 2020 इंडिया विल ग्रो फ्रॉम 302 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स टू 750 मिलियन। तो भारत देखो ऐसा है कि 2015 से लेकर के 2020 के जून तक हम लोग एक बहुत ही बड़ा सफ़र हम लोगों ने तय किया है। हमारे पास केवल 302 मिलियन थे सब्सक्राइबर्स। ठीक है। 302 मिलियन का क्या मतलब हो गया भाई? 302 मिलियन का मतलब होता है 30 करोड़। ठीक है। 30.2 करोड़ सब्सक्राइबर थे, और आज के डेट में सीधे है 750 मिलियन। तो कहने का मतलब कि ग्रेटर देन 2 टाइम्स हमने मात्र 5 वर्षों में ग्रेटर देन 2 टाइम्स इंटरनेट सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर हमारे देश में बढ़ गए हैं। और इसका क्रेडिट कुछ ना कुछ तो इसको जाता ही है। ये भी बहुत बड़ा क्रेडिट इसको जाता है, क्योंकि इसने एक डिजिटल रिवोल्यूशन लेकर आ गया था। जो जियो अभी आया था 2015-16 में, तो उसने क्या धमाल मचाया आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR ऑफ 20%। अगर एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें अगर तो 20% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, मेकिंग इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेट मार्केट्स इन द वर्ल्ड।
ठीक है। इट हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट ओवर 2 करोड़ जॉब्स। तो इस सेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि 2 करोड़ जॉब्स प्रोड्यूस कर सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज भी इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिसाइड्स ऑफरिंग ए कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स टू मास कनेक्टिविटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है ये सब कि अगर इस फील्ड को थोड़े से अगर कैश किया जाए, इनकैश किया जाए, तो ये 2 करोड़ लोगों को जॉब दे सकता है। कई एंटरप्रेन्योर्स को कुछ आइडिया इसमें मिल सकता है। गिवन द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी गोल्स ऑफ क्रिएटिंग 1 करोड़ पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट बाय 2022 एंड विद द नंबर प्रेजेंट नंबर बीइंग मेरेली एट 3.5 लाख। तो कहा यह जा रहा है कि अभी हमारे देश में अगर पब्लिक हॉटस्पॉट की बात करें, वाईफाई हॉटस्पॉट्स की, तो वो आज के डेट में मात्र 3.5 लाख है। इतने बड़े कंट्री में 3.5 लाख है, ठीक है। तो इसका जो एम है हम लोगों का, कि एम क्या है, तो इस नंबर को बढ़ा करके हमें 1 करोड़ तक ले जाना है। तो बहुत ही बड़ा नंबर है ये 1 करोड़ अगर अभी के रिस्पेक्ट में देखें तो। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, तो कुछ सोच समझ कर ही वो बात कर रहे होंगे। और वी आर होपफुल दैट वी विल अचीव दिस टारगेट। हम इस टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आत्मनिर्भर बात करते हैं हम, तो जो कि आज हम सिंस टुडे वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम इंटरनेट से रिलेटेड होता है। तो इंटरनेट का एक्सेस हमें एक फंडामेंटल राइट्स की तरह मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट अगर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर पब्लिक। पीडीओज कैन बिकम लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स फॉर कंटेंट। तो पीडीओज जो होगा, पीडीओ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस, अभी तुरंत हमने देखा था, वो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनेगा कंटेंट के लिए। स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज कैन एक्सेस ऑफलाइन कंटेंट विदाउट यूजिंग बैंडविड्थ। तो कुछ ऐसा भी किया जाएगा सिस्टम कि जैसे रूरल एरिया में अगर लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी को सभी विलेज में अगर डाल दिया जाए, तो कुछ कंटेंट तो स्टूडेंट्स को वाईफाई के यूज के थ्रू ऑफलाइन भी कुछ बुक्स मिल जाएंगे। यानी कि अगर वो डाटा पैक ना भी लें, तो कुछ कंटेंट ऐसा होगा, कुछ वेबसाइट्स ऐसे होंगे जो कि मोबाइल पीएम वाणी से जुड़ने के बाद बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाएगा उन बुक्स को, उन डाटा को। और ये बहुत ही बड़ा बून साबित होगा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अगर आप जियो का सिम यूज करते हो, ठीक है, जियो का आप सिम यूज करते हो, आपका पैक खत्म हो जाता है, पैक एंड्स, और तब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं कि www. कुछ भी आप कह लो, youtube.com। अगर आप youtube.com को खोलते हैं, तो क्या वो खुलता है? नहीं खुलता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप माई जियो को खोलते हैं, तो माई जियो झट से खुल जाता है, बिकॉज उसको उस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर इंटरनेट ना भी हो तो कम से कम ये माई जियो बहुत इजीली खुल जाए। तो उसी तरह से जो पीएम वाणी बनाया जाएगा, उसमें हर विलेज में, हर शहर में कम से कम जो फ्री बुक्स का लाइब्रेरी होगा, वो बहुत इजीली स्टूडेंट्स को एक्सेसिबल होगा। काश कि जियो भी ऐसा कर पाता, बट we cannot expect from Jio that it will provide some facility to students because it's a commercial company. But when government is coming in front, then we can expect from government that government can do this. और government ने पहले ही अपने एजेंडे में ये बात लिख दिया है. So we are very happy with this government, with this decision of the government. Okay, I'm not happy with this government, with this decision of the government. Okay, but I have also said that I have also I don't say that I am sad with this government. I just say I am not happy with this government. Okay, ठीक है, आगे बढ़े। Combining this with the liberalization of the other service providers OSP regulations, one can see that India is paving the way for digital SMEs, small medium sized enterprises, to go online without the burden of onerous compliances. तो ठीक है, बाकी चीज़ें हमारे उतने काम की नहीं लग रही थी मुझे, फिर भी अगर आप इसमें पीएचडी करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. established in 1984, an autonomous telecom research and development center of Department of Telecommunication, Government of India, registered society under the Societies Regulation Act, Societies Registration Act, I'm extremely sorry,
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर क्या है, ये रजिस्टर्ड है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट। इट इज ए रजिस्टर्ड पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अभी जिससे ये सब पूरी जिम्मेदारी मिली हुई है, जिसके जिम्मे ये आया है कि PM वानी को सक्सेसफुल करना, ये हमारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है। और दिस इज अ काइंड ऑफ R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो on this note we conclude this topic. Now the next topic is early health warning system. देखो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत धमाल मचाएगा एग्जाम में। इसको अच्छे से जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात कि जो ये अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम है, ठीक है, ये किसके द्वारा लाया गया है, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अर्थ साइंसेस, बार बार हेल्थ आ रहा है बट अर्थ साइंसेस। तो कभी भी एग्जाम में इस तरह की बातों को बहुत ज़्यादा चुना जाता है, एग्जामिनर जो होता है वो इन सब क्वेश्चंस को बहुत चुनते हैं, बिकॉज इसमें स्टूडेंट्स का, अगर मान लो ऑप्शन आपके पास आएगा, क्वेश्चन आएगा पहले तब ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन आता है कि अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय, तो ऑप्शन में अगर आपको दिया हुआ रहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 2 नंबर में रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, 3 नंबर में रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 4 नंबर में रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो ऑब्वियस है कि जो नहीं पढ़ के गए हैं या जिनसे ये छूट गया है, वो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो इसी में टिक करेंगे। कोई सोच भी नहीं सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को क्या गरज पड़ा है कि वो अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम बनाए। लेकिन इसका रियल आंसर क्या होगा? रियल आंसर ये होगा। ये क्या होगा? ये गलत होगा, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD इज also involved in the development studies and the process। तो देखो अब इसको समझो कि यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देर आर सर्टेन डिजीजेज वेयर वेदर पैटर्न्स प्ले अ क्रूशियल रोल। कुछ ऐसे डिजीज हैं जहाँ पर वेदर पैटर्न बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, such as malaria, for which particular temperatures and rainfall patterns can approximately predict whether an area is likely to have an outbreak with fairly reasonable accuracy। तो जैसे कि मलेरिया है, तो पार्टिकुलर टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न्स के ऊपर इसे अप्रोक्सीमेटली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अप्रोक्सीमेटली प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि एक एरिया में whether an area is likely to have an outbreak with fairly reasonable accuracy। तो क्या एक एरिया में कुछ एक्यूरेसी के साथ मलेरिया जैसा कोई बीमारी हो सकता है या नहीं हो सकता है। वहाँ अगर कुछ भी प्रेडिक्शन किया जाए तो वो प्रेडिक्शन लगभग सही ही होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, अर्ली वार्निंग सिस्टम आर timely surveillance system that collect information on epidemic prone diseases। तो कुछ अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर लें या फिर WHO ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है, अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम क्या है? तो इसमें देखो, टाइमली सर्वेलांस सिस्टम जो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन ऑन एपिडेमिक प्रोन डिजीजेज। तो सपोज कि एक एरिया है, उस एरिया में मलेरिया का खतरा बहुत ज़्यादा है, मलेरिया की रिपोर्ट्स वहाँ बहुत अधिक आता है। और दूसरा एरिया है, वहाँ पर डायरिया का खतरा बहुत आता है, डायरिया का केस वहाँ पर बहुत आता है। तो जो ये सिस्टम होगा अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम,
इस सिस्टम में सारी की सारी डाटा कलेक्टेड है, ठीक है। इस सिस्टम में इस एरिया का भी पूरा डाटा कलेक्टेड है कि इस एरिया में लोग कैसे हैं, ये मलेरिया से प्रोन है, यानी कि मलेरिया से ये ज़्यादा ग्रसित रहते हैं, अफेक्टेड रहते हैं, और ये एरिया डायरिया से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहता है, और सारा का सारा डाटा यहाँ पर स्टोर्ड है, ठीक है। और इस तरह के डाटा स्टोर होने के बाद सपोज टाइम चल रहा है जून का, और जून से अगस्त जाते जाते हम देखते हैं कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पर क्या हुआ है कि मॉइस्चर बढ़ गया है एयर में, ठीक है। रेनफॉल भी आने वाला है, रेन अच्छा खासा हो रहा है। इन दैट सिचुएशन ये जो सिस्टम है ये अपना वार्निंग देगा रेनफॉल से या फिर मॉइस्चर से मलेरिया को मलेरिया कितना फैल सकता है या डायरिया कितना फैल सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये वहाँ के जो हेल्थ सिस्टम होंगे, वहाँ का जो हॉस्पिटल होगा, वहाँ सब कुछ होगा, तो उसको अपना वार्निंग देगा कि फलाने फलाने एरिया में जाइए और ये सब दवाइयाँ वहाँ पर रेडी रखिए, क्योंकि कभी भी वहाँ पर ये बीमारी बहुत ज़्यादा भारी तरीके से फैल सकता है। तो ये एक वार्निंग सिस्टम होगा जो कि पहले से वार्न करता रहेगा कि इन दैट एरिया दिस डिजीज इज वेरी प्रॉन, ठीक है, इन दैट एरिया पीपल आर वेरी प्रॉन टू दिस डिजीजेज, सो बी केयरफुल। तो ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होगा और सब कुछ ऑटोमेटिक, डाटा सारा डाटा इसमें ऑटोमेटिक स्टोर होगा, और ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होगा, जिसके कारण कि जैसे ही किसी भी तरह का चेंज आएगा मौसम में, ठीक है, सीजन में किसी भी तरह का चेंज आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम खुद से प्रिडिक्ट कर पाएगा कि किस एरिया में किस बीमारी के लिए मेडिसिन या फिर चेकअप की ज़रूरत है, और वो हेल्थ सिस्टम को वार्न करता चले जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस वार्निंग सिस्टम को यूज कर डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी बीमारियों के साथ में, किसी भी डिजीज के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं, और हम पहले से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, ठीक है। हमारा प्रोडक्शन अब अच्छा हो जाएगा तो हम प्रिपेयर्ड भी रहेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो एपिडेमोलॉजिस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है, उनका भी इसमें बहुत काम लिया जाएगा। ऑन द डाटा कमिंग इन विच इज रेयरली डन इन ए सिस्टमेटिक वे। तो एपिडेमोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, वैसे लोग जो स्टडी करते रहते हैं हमेशा कि एपिडेमिक कितना फैला है, कितना आगे फैलने वाला है, इन सब बातों का। एपिडेमियोलॉजी is the study of the distribution and determinants of health related states and events in specific populations। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये होता है कि स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स। तो किस स्टेट में किस पॉपुलेशन के पास कौन सा बीमारी का ज़्यादा खतरा है, कहाँ के लोग किस डिजीज़ को लेकर ज़्यादा प्रॉन है, तो ये सब स्टडी ही कहा जाता है एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हम देखें, it is expected to predict outbreaks of vector-borne diseases, vector-borne diseases particularly malaria and diarrhea। अभी तुरंत इसी का एग्जांपल लिया था मैंने। Subsequently, it is likely to monitor non-communicable diseases। कुछ non-communicable diseases भी हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये सिस्टम बहुत काम करेगा। बिकॉज अगर मान लो कि किसी के पास किसी का किडनी फेलियर है, ठीक है, सो इन मोस्ट केसेस ये नॉन कम्युनिकेबल ही होता है। तो किसी का किडनी फेलियर है तो फिर, या फिर किडनी में इन्फेक्शन है, या लीवर का साइज बढ़ गया, या पेट में स्टोन है, तो वहाँ भी टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, मौसम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो उसको भी जो अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम होगा वो स्टोर किए हुए, उसके लिए भी वो अपना जो भी प्रिकॉशन होगा वो वार्निंग देता रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है यहाँ पर कि जैसे कोई वेक्टर्स आर ऑर्गेनिजम्स, चलो वेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म होते हैं। वेक्टर क्या है, तो ऑर्गेनिज्म है दैट ट्रांसमिट पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन्स टू अनदर कॉजिंग सीरियस डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, चागास डिजीजेज। वेक्टर बोर्न डिजीजेज हैव डायरेक्ट लिंक्स टू वेदर पैटर्न। तो इस तरह की बीमारी जो है, जो कि किसी न किसी वेक्टर से बॉर्न होता है, वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है। वेक्टर मतलब जैसे कि मक्खी है, ठीक है, फ्लाइज, तो ये क्या करते हैं, ये अपने साथ ढेर सारे पैथोजेंस या पैरासाइट्स को मौका देते हैं एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसमिट होने को, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने का मौका ये फ्लाइज देते हैं, मक्खियाँ देती हैं। तो इस तरह से ये भिन बना करके कहीं भी जाती हैं, अपने साथ ढेर सारा वायरस और बैक्टीरिया लेकर जाता है। तो उनको भी डिटर करने के लिए ये जो हमारा EWHS है, सॉरी EHWS है, ये बहुत काम आने वाला है। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज। अब अगर इसमें और आपको कुछ जानना है तो ये एक स्लाइड है, अच्छे से पॉज करके पढ़ लेना, नो प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज इंटेंशनल जीनोमिक अल्टरेशन। सबसे पहले तो ये जान लो कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल, ठीक है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मेटल या एलिमेंट का सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है, एटम। तो जैसे एटम होता है किसी मेटल में या फिर किसी भी एलिमेंट में, उसी तरह बॉडी में सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है, सेल। तो क्या सेल डिविजिबल है? यस, सेल इज ऑल्सो डिविजिबल। सेल के बारे में मैं बस इतना कह रहा हूँ कि सेल जो होता है वो बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, यानी कि सेल से मिल करके बाकी सब चीज़ बॉडी का बनता है। लेकिन सेल भी कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सेल में अपना एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के भीतर ढेर सारा पार्ट होता है और उसमें होता है RNA और DNA, और इसका अपना कुछ स्ट्रेन होता है, पट्टी होता है, और उस पट्टी में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उन लोगों का कुछ इस तरह से होता है जिसमें कि हमारे बॉडी का या फिर किसी भी लिविंग थिंग का सारा डाटा अवेलेबल होता है, सारा डाटा इसी में होता है। किसी भी लिविंग थिंग का अपना बिहेवियर, कलर, शेप, साइज या कोई भी उसका जो प्रॉपर्टी है वो उसके DNA RNA के ही कारण होता है। इज दैट क्लियर? अगर किसी भी तरह से किसी भी बॉडी का या फिर किसी भी लिविंग थिंग के जन्म के ही समय उसके DNA या RNA में कुछ एडिटिंग कर दिया जाए, ठीक है, एडिटिंग कर दिया जाए, एडिट कर दिया जाए जन्म के ही समय किसी के भी DNA या RNA को, तो फिर उसका जो वो जो फिर डेवलप होगा, वो जो फिर बड़ा होगा, वो लिविंग थिंग जिसका भी एडिटिंग किया गया है वो अपने से डिफरेंट होगा, अपने एल्डर वन से डिफरेंट होगा, क्योंकि उसका DNA या RNA को ही डिटर कर दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कभी कभी कि बहुत सारा स्पेसीज को कभी कभी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हालांकि ये इलीगल है बहुत सारे कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंटेंशनल जेनोमिक अल्टरेशन किया गया है और ये इंडियन एक्सप्रेस से लेकर आया हूँ। आई एम सॉरी कि ये कट जाता है बार बार, ठीक है, उसको मैं ठीक कर लूँगा। What USA FDA not for genetically modified pigs means? तो US FDA not for genetically modified pig means, तो यहाँ पर एक कंसर्न भी है वर्ल्ड के लिए, इसलिए आपका ये हेडलाइन जो है इंडियन एक्सप्रेस का कि आखिर US FDA ने जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग को क्यों दिया है, अपना नोट क्यों दिया, अपना सहमति क्यों दिया है, फेवर क्यों कर रहा है, ये होने क्यों दिया। जबकि चाइना में एक बेबी के ऊपर इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ था तो US चाइना के पीछे नहा धोकर पीछे पड़ गया था। तो फिर US इसको क्यों दे रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो वो अच्छा किया खराब किया वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, बस आप इतना जानो कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, ठीक है, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा हूँ इसको, ठीक है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA अप्रूव्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड intentional genomic alteration IGA in a line of domestic pigs referred to as guy-safe pigs। आखिर पूरे वर्ल्ड में इसको बैन क्यों करके रखा गया है, जीनोम एडिटिंग करने क्यों नहीं दिया जाता है। वो जो DNA RNA में डाटा होता है उसको जीन कहा जाता है, तो जीन के एडिटिंग को जीनोम एडिटिंग भी कहा जाता है। तो जीनोम एडिटिंग आखिर क्यों नहीं किया करने दिया जाता है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि हम किसका जीनोम एडिटिंग करेंगे। जैसे पिग्स का जीनोम एडिटिंग करते हैं, ठीक है, तो USA में लोग पिग्स को खाते हैं, ठीक है, पोर्क वहाँ खूब खाते हैं लोग। तो अभी जो सबसे पहला जीनोम एडिटिंग हुआ है वो पिग्स के ही ऊपर हुआ है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं इसे। तो डर इस बात का है कि एक बार अगर DNA RNA किसी भी तरह से इफेक्टेड होता है तो हो सकता है कि ह्यूमन जो उसको कंज्यूम करते हैं उसके भी DNA RNA को ये इफेक्ट करे, या फिर एक प्रेग्नेंट लेडी अगर वो खाती है तो उसके बच्चे को भी DNA RNA को ये इफेक्ट करे। इन दैट सिचुएशन हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं कि किसी भी तरह का जीनोम एडिटिंग किसी चीज़ में हो, बिकॉज ह्यूमंस में अगर सपोज कोई निगेटिव अल्टरेशन हो जाता है उसके बिहेवियर में, सपोज
वो ये बन जाए, तो क्या करेंगे आप? हॉलीवुड मूवीज भरे हुए हैं इस तरह की कहानी से, इसलिए इस डर से हम लोग जीनोम एडिटिंग को रोकते हैं। बट यूएसए में ऐसा किया गया। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट द रेगुलेटर हैज अप्रूव्ड एन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट फॉर बोथ फूड एंड बायोमेडिकल पर्पजेज। तो ये पहला बार होगा जब कोई रेगुलेटर, इस तरह का देश का रेगुलेटर ऐसे अप्रूव किया हो। चाइना में हुआ लेकिन वो अप्रूव नहीं किया था चाइना गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, व्हाट इज इंटेंशनल जीनोम अल्टरेशन? इंटेंशनल जीनोम अल्टरेशन इन एनिमल्स मीन्स मेकिंग स्पेसिफिक चेंजेस टू द जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म using modern molecular technologies that are popularly referred as genome editing और genetic engineering। genome editing या genetic engineering भी कहा जाता है इसको। sorry, changes in the DNA sequence of an animal may be carried out for research purposes to produce healthier meat for human consumption and to study disease resistance in animals among other reasons, ठीक है। One example is of using IGAS to make an animal more susceptible to certain diseases such as cancer, which help researchers get a better understanding of the disease to develop new therapies to treat it। ठीक है, तो इस तरह का कुछ कुछ अपना एक लॉजिक दिया गया है कि इससे क्या होगा कि एनिमल के मीट में जो भी खतरा है ह्यूमंस के लिए, अगर कोई एनिमल के मीट से बार बार किसी तरह का डिजीज फैल रहा है तो हम जीनोम एडिटिंग करके उस नस्ल के को ही ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया था। भारत में क्या लेजिस्लेशन है जीनोम एडिटिंग को लेकर के? तो इन इंडिया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स GMOs and the products thereof are regulated under the rules of the manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganisms, genetically engineered organisms और cells 1989। ये बहुत बड़ा एक्ट का नाम है भाई, चलो कोई बात नहीं है, सॉरी ये एक्ट नहीं है, रूल है। नोटिफाइड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो भारत में इसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में एक रूल है, ठीक है ना। रूल्स फॉर मैन्युफैक्चरर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल्स 1989, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेगुलेशन किया जाता है। यहाँ जो भी अथॉरिटी अपना रेगुलेशन करते हैं वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं और इस एक्ट के अंदर ये रूल है। तो बेसिकली यहाँ इंडिया में क्या तर्क है? इंडिया में ये तर्क दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कि इकोलॉजी होता है या इकोसिस्टम होता है, उसमें हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक बहुत ही स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है और हर किसी का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम किसी के भी जीन को अल्टर करते हैं और उसे कुछ और बना देते हैं तो हो सकता है कि धीरे धीरे वही आ जाए और दूसरे जो उसके स्पेसीज हैं उसको रिप्लेस कर दे। हो सकता है कि वो इतने खतरनाक हो कि कुछ कुछ स्पेसीज को पूरा एक्सटिंक्शन के कगार पर ला दे, तो वो सही नहीं होगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ये बिलीव करता है कि नेचुरली जो हो रहा है उसी पर बिलीव करो, उसी पर रिलाई करो। द रूल्स 1889 आर सपोर्टेड बाय अ सीरीज ऑफ गाइडलाइंस ऑन कंटेंट, रिसर्च, बायोलॉजिक्स, confined field trials, फूड सेफ्टी असेसमेंट, इन्वायरमेंटल रिस्क असेसमेंट etc। तो जो 1889 का रूल्स है उसको इस तरह से कन्फाइन किया गया है। इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर देन देयर इज मेनी पॉइंट्स, देयर इज मोर पॉइंट्स यू कैन स्टडी। इंडिया में बीटी कॉटन एक ऐसा ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है दैट इज अलाउड इन इंडिया। तो बीटी कॉटन ही एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको कि इंडिया में अलाउ किया गया है। इट हैज़ एलियन जीन्स फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis that allows the crop to develop a protein toxic to the common pest pink bollworm। तो इसको इसलिए किया गया था अलाउ क्योंकि एक जो पिंक बुलवर्म होता है, पेस्ट होता है ये, ठीक है ना। जैसे कि अभी हाल ही में कुछ अटैक हुआ था, लोकस्ट अटैक हुआ था। क्या लोकस्ट क्या है? एक तरह का पेस्ट है,
कीड़ा है, इंसेक्ट है जो कि फसल को खा जाता है। तो उसी तरह से जो कॉटन होता था पहले, जो नेचुरल कॉटन हमारे यहाँ पर होता था, अभी भी कहीं कहीं होता है, तो कॉटन के पौधे में ये पिंक बुलवर्म बहुत ज़्यादा लग जाता था और उस पौधे को ख़राब कर देता था। तो बीटी कॉटन में ये एक प्रॉपर्टी है, उसके डीएनए में ही ये प्रॉपर्टी है कि वो एक ऐसा प्रोटीन टॉक्सिक रिलीज करता है जिससे कि ये पेस्ट खुद ब खुद मर जाता है। अलग से किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। वो जो प्लांट है वो खुद ही उस पेस्ट को सबक सिखा देता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इस कारण से इसको अलाउ किया गया है इंडिया में। तो उसके पीछे भी लॉजिक ये दिया जाता है कि सिंस इट इज़ नॉट फॉर कंजम्पशन, इसे खाना नहीं है, इट इज़ नॉट एन एडिबल आइटम, सो वी हैव अलाउड इट इन इंडिया। अगर ये खाने का आइटम होता तो हम इसे अलाउ नहीं करते। सो आई होप all of you are getting it easily. India is also a signatory of Cartagena Protocol on Biosafety, which seeks to protect biological diversity from the potential risks posed by living modified organisms resulting from modern biotechnology. तो एक कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी है, तो उसका भी इंडिया एक सिग्नेचरी है। तो फिर वहाँ पर इंडिया के पास एक और प्रॉब्लम है कि इस तरह का चीज़ वो अलाउ नहीं कर सकता है, क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाए रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क है और इंडिया इसका सिग्नेटरी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राइज इन लेपर्ड पॉपुलेशन। ये मक्खी बहुत परेशान कर रहा है, इसे कह दो कि करंट अफेयर्स पढ़ने बाद में आ जाइए। राइज इन लियोपार्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि लियोपार्ड, इसको चीता भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे चीता पैंथर को कहा जाता है और इसको तेंदुआ भी कहा जाता है, ठीक है। तो तेंदुआ ही है लेपर्ड का रियल हिंदी, ओके। एज पर a recent report, status of leopards in India 2018 released by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, there has been 60% increase in the population count of leopards in India from 2014 estimates. 2014 में टोटल लियोपार्ड्स कितने थे? 8000, और आज कितने हैं? 12,852। लार्जेस्ट नंबर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जहाँ 3,421 है, कर्नाटक में 1,783 है और महाराष्ट्र में 1,690 है। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तो ये एक सीरीज याद रखना, क्योंकि इसमें भारत ने बहुत अच्छा किया है और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा वर्क है, बिकॉज 60% इंक्रीज हो गया है, ठीक है, 2014 के एस्टीमेट से। तो एस्टीमेट ये था कि 8000 तक, सॉरी नहीं, 2014 में था 8000 और आज के डेट में हमने कितना कर लिया है? तो 12,852। सो वी हैव डन अ ग्रेट जॉब, वेल डन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आई एम सॉरी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN में इसका क्या स्टेटस है लियोपार्ड का? वल्नरेबल, ठीक है। वल्नरेबल है यानी कि इनको हंट किया जाता है और इनको खतरा है, ठीक है। अगर आप साइट्स की बात करें, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स, इसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अपेंडिक्स 1 की बात करें, इट लिस्ट्स स्पेसीज दैट आर मोस्ट इंडेंजर्ड एमोंग साइट्स लिस्टेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये मोस्ट इंडेंजर्ड एमोंग साइट्स लिस्टेड एनिमल्स एंड प्लांट्स है, ठीक है। अपेंडिक्स 1 का मतलब होता है मोस्ट इंडेंजर्ड, तो लियोपार्ड मोस्ट इंडेंजर्ड में आता है। अगर हमने उसे 60% के रेट से बढ़ा लिया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है, शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 प्रोवाइड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन टू थ्रेटेंड स्पेसीज। तो कोई भी जानवर अगर शेड्यूल 1 में है या फिर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में है, तो माना जाता है कि उसे एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है।
उसका हंट तो कोई कर ही नहीं सकता है। इसके अलावा, ठीक है ना, इन एडिशन टू प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग देयर इज देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑफ प्रॉपर केयर एंड सेंसस। हमेशा उसका प्रॉपर केयर होना चाहिए और टाइम टाइम पर उसका सेंसस होना चाहिए, ठीक है। ऑफेंसेस अंडर दीज आर प्रिस्क्राइब्ड द हाईएस्ट पेनल्टीज। तो ऑफेंसेस कोई भी होगा इसके अगर अंडर में तो उसको ऊपर बहुत ही हाईएस्ट पेनल्टीज रखा गया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WIII is an autonomous institution under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, ठीक है। WII इसके बारे में जान लीजिए, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। किसके अंडर है? तो MOEFCC के अंडर है। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1982। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। 1982 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। बेस्ड इन देहरादून है, उत्तराखंड। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, कहाँ बेस्ड है ये? देहरादून उत्तराखंड में ये बेस्ड है। तो ये क्या करता है? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एकेडमिक कोर्सेस, एडवाइजरी इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट, तो ये इसका वर्क है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूशन है और ये मिनिस्ट्री MOEFCC के अंडर ही काम करता है। 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था और देहरादून उत्तराखंड से ये ऑपरेट करता है। एट द सेम टाइम अगर आप इसके बारे में बात करें, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2005। टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पर इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी MOEFCC के अंडर आता है, बट एक बात जान लो कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ही इसे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना, जिसे अमेंड किया गया था 2006 में। और ये अमेंडमेंट किया ही गया था इसके लिए कि ये जो NTCA है इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाए। कोई भी बॉडी तब स्टैट्यूटरी माना जाता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन तब स्टैट्यूटरी माना जाएगा जब इंडिया का कोई एक्ट उसको बैक कर रहा हो, जब इंडिया के किसी एक्ट के अकॉर्डिंग उसको इस्टेब्लिश किया गया हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। तो ये कंजर्वेशन ट्राइब्यूनल्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स के अंडर में ला सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो the National Green Tribunal has extended the time limit for the constitution of biodiversity management committees and preparation of people's biodiversity registers on account of the COVID-19 pandemic। तो इसके बारे में आप ये जान लो कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज जो है ये लोकल लेवल पर बनाना मैंडेटरी है और इसे बनाया जाना चाहिए, ऐसा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में कहा गया है। क्लोज सिनर्जी विद द नगोया प्रोटोकॉल एंड एम्स टू इम्प्लीमेंट प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। द नगोया प्रोटोकॉल साउट टू इंश्योर commercial and research utilization of genetic resources led to sharing its benefits with the government and the community that conserved such resources, ठीक है। तो नगोया प्रोटोकॉल कहता है कि इंश्योर कमर्शियल एंड रिसर्च यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज लेड टू शेयरिंग इट्स बेनिफिट्स विद द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी दैट कंजर्व्ड सच रिसोर्सेज। तो इस तरह की बातें नगोया प्रोटोकॉल करता है। और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 seeks to address issues of managing bio resources in the most decentralized manner possible। तो जितना डिसेंट्रलाइज्ड हो सके उतना अच्छा है, यानी कि लोकल लेवल पर जितना पार्टिसिपेशन हो सके उतना बेटर है, ठीक है। दिल्ली में बैठकर इंडिया के पूरे फॉरेस्ट का पूरा ब्यौरा नहीं बनाया जा सकता है, उसके लिए लोकल लेवल पर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही इसका बेसिक। अब देखो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, ये जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं इसमें 3 लेयर स्ट्रक्चर है, 3 लेयर में ये है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एट द नेशनल लेवल, बहुत अच्छा।
नेशनल लेवल पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी रहेगा, स्टेट लेवल पर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स रहेगा, और लोकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज होगा। तो ये लोकल लेवल पर बना हुआ होना चाहिए। लेकिन कोविड-19 आ गया, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज उसका ये डिसीजन हुआ कि इसे इस साल पोस्टपोन किया जाए। ठीक है, तो आखिर ये बीएमसी का काम क्या है? तो promoting conservation, sustainable use and documentation of biological diversity। तो इसका काम यह है कि कंजर्वेशन को प्रमोट करें। सस्टेनेबल यूज का क्या मतलब होता है? देखो, हम फॉरेस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। चलो फॉरेस्ट दूर की बात है, आपके घर के आगे एक आम का पेड़ है, ठीक है, आम का पेड़ है। आम का पेड़ को आप कैसे यूज करेंगे? तो आम के पेड़ को यूज करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसमें आम ठीक से लगे। तो आम ठीक से लगने के लिए उसमें वाटर देना होगा अच्छे से, कभी कभी फर्टिलाइजर्स देना होगा, और आम आने के बाद अच्छे से उसके पकने का इंतज़ार करना होगा। कच्चा आम तोड़कर किसी का भला नहीं होता है, ठीक है। तो पका हुआ आम अगर इससे आप तोड़ते हैं तो पेड़ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेड़ भी सालों साल चलेगा, ठीक है ना। आप भी आम खाएंगे, आपके पोते, आपके पर पोते भी आम खा सकते हैं। एट द सेम टाइम पेड़ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पेड़ भी अपना बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। दिस काइंड ऑफ यूज इज कॉल्ड सस्टेनेबल यूज, ठीक है, जहाँ पर विन विन सिचुएशन हो, रिसोर्स के लिए भी और पर्सन के लिए भी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कच्चा आम पूरा का पूरा तोड़ लेते हैं, दैट मीन्स आपने उसका दोहन कर लिया, आपने उसे एक्सप्लॉइट कर दिया। तो अभी यहाँ बात क्या हो रही है? सस्टेनेबल यूज कैसे हो, यानी कि फॉरेस्ट में अगर रिसोर्स है तो उसको वेस्ट भी नहीं करना है, उसको यूज करना है, बट कैसे यूज करना है? सस्टेनेबल यूज करना है। ओके, कंपोजिशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये सब अपने काम का उतना नहीं है, फिर भी अगर आप बहुत जानना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मतलब 1/3 वेमेन होना चाहिए, 18% से कम SC ST नहीं हो सकता है। इस तरह की बातें इसमें दी हुई हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से आप देख लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्ट्रेंथन सेफगार्ड्स फॉर विसल ब्लोवर्स। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि किसी भी कंपनी में कोई आदमी काम करता है, अगर वो कंपनी कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ कुछ चीट कर रहा है टैक्स में, या किसी भी तरह का कोई चीट कर रहा है, तो कंपनी के जो वो वर्कर हैं, अगर सपोज वो जिम्मेदार नागरिक है, तो वो सरकार को बताना चाहता है अगर, कि देखो भाई ये कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो इस तरह के लोगों को कहा जाता है विसल ब्लोवर्स। ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। जो 2G स्कैम घोटाला पकड़ाया था, वो किसी विसल ब्लोवर के ही कारण पकड़ाया था। जैसे कि विजय माल्या का कोई लोन अगर पकड़ाता है कि ये फ्रॉड हो रहा है, तो वो किसी न किसी विसल ब्लोवर का ही वहाँ काम होता है। तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, देश के लिए इनका बहुत बड़ा समर्पण होता है, और इनको खतरा भी बहुत होता है, बिकॉज एक कंपनी बहुत बड़े लेवल पर होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है उनको। सो अगर वो कुछ कर रहे हैं, अपने जान पर जोखिम डाल रहे हैं, जान को जोखिम में डाल रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स होना बहुत मैंडेटरी है। ओके, तो इसके ऊपर कुछ टॉपिक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने currently hearing a writ petition which has challenged the constitutional validity of the existing provisions of the Companies Act 2013. Current provision only required listed company to have a vigil mechanism to address whistleblower complaints. तो अभी जो करंट प्रोविज़न है उसमें विसल ब्लोवर्स को उतना अधिक प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। एक विजिल मैकेनिज्म है जो कि कंपनी के विसल ब्लोवर के कंप्लेंट को सुन सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कंपनी वेर एबल टू रिटेलिएट अगेंस्ट एम्प्लॉयज रेजिंग विसल ब्लोवर कंप्लेंट्स एंड इवन टर्मिनेटेड देयर एम्प्लॉयमेंट। कंपनी इतना ज़्यादा तानाशाह बन जाता है कि उनको नौकरी से निकाल देता है, जबकि नौकरी से निकालने का राइट कंपनी को नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 अगर पढ़ें तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी ऐसा कर रही है। तो कहीं ना कहीं लूप होल वो खोज लेते हैं उसी एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में। पार्टीज फाइलिंग सिविल सूट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट पे कोर्ट फीस। अगर वो फिर से नौकरी पाना चाहता है तो उसको फिर कोर्ट में जा करके अपना पिटिशन फाइल करना पड़ेगा, और उसके लिए उसको कोर्ट फी देना पड़ेगा।
और टिपिकली अमाउंटिंग टू अराउंड 1% ऑफ डैमेज क्लेम्ड। तो जितना डैमेज वो क्लेम करता है उसका 1% पहले कोर्ट में फ़ी देना पड़ेगा। सपोज उसका जॉब अगर सालाना 50 लाख रुपए का है तो पहले उसको कितना 5,000 रुपया फ़ी दे देना पड़ेगा। तो बहुत ही गजब का बात है। कोई भी एम्प्लॉय जिसका खुद नौकरी चला जा चुका है वो कोर्ट का चक्कर क्यों लगाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक पर चलते हैं। व्हाट इज विंटर सोल्स्टिस। ठीक है, सोल्स्टिस का मतलब होता है लॉन्ग नाइट, स्टार्ड सन। इन 2020 द डे इज स्पेशल as it coincides with the celestial event Great Conjunction of Jupiter and Saturn happening after nearly 400 years। तो 2020 में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द टू प्लैनेट्स कम इन कंजंक्शन। तो विंटर सोल्स्टिस तो होता है 21 दिसंबर को, लेकिन इस बार ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि जुपिटर और सैटर्न ये एक ग्रेट कंजंक्शन में आए हुए हैं। ठीक है ना, एक आमने सामने आ गए हैं अर्थ के। दैट्स वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और कुछ जोग्राफिकल फैक्ट्स है सोल्स्टिस को लेकर के, आप इसको अच्छे से देख लो। दिस इज विंटर सोल्स्टिस। जब जो इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ ऐसे करके होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप सबको पता है कि इंडिया का मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब स्टेट्स होकर के ये गुजर रहा है महाराष्ट्र होते हुए। ठीक है, तो देखो ये सन से बहुत दूर हो जाता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो सन से बहुत नज़दीक हो जाता है। सो 21 दिसंबर इज़ द डेट व्हेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज फारदेस्ट एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नियरेस्ट। तो इसलिए यहाँ जो है रात सबसे लंबी होगी और यहाँ दिन सबसे लंबा होगा इस डेट में, और इसी का उल्टा हो जाता है 21 जून के दिन। ठीक है, तो उस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है, अर्थ से एकदम नज़दीक आ जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थ के एकदम नियरेस्ट हो जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दूर हो जाता है। तो यहाँ पर तब डे यहाँ पर तब सबसे लंबा होता है और रात यहाँ सबसे लंबी होती है। तो सदर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर में ये सब डिफरेंसेस हैं। तो फिर उसको आप अच्छे से देख लेना, यहाँ कुछ मैंने फैक्ट्स लिख दिए हैं, आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। ये सब क्यों होता है, क्योंकि अर्थ टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। अगर ये टिल्टेड नहीं होता, अर्थ अगर झुका हुआ नहीं होता एक किसी खास तरह से, ये 23.5 डिग्री से अगर झुका हुआ नहीं रहता तो फिर ऐसा नहीं होता। सीधा होता तो फिर हमेशा इक्वल होता, सब बराबर बराबर डिस्टेंस पर होता। लेकिन झुका होने के कारण यहाँ कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है। मेरे ख्याल से समझ में आपको बात आ रहा होगा कि यहाँ क्या बात मैंने करा। ठीक है, सोल्स्टिस का मीनिंग होता है स्टार्ड सन, रुका हुआ सूर्य। अब नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर के दिन, बिकॉज 22 दिसंबर 1887 के दिन हमारे एक बहुत ही रिनाउंड मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का बर्थ हुआ था। रामानुजन, राम का अनुज यानी लक्ष्मण, रामानुजन। ठीक है, तो विकीपीडिया से आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। नेशनल मैथमेटिक्स डे मनमोहन सिंह ने इसे शुरू किया था 26 फरवरी 2012 में मद्रास यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जब 125वां बर्थडे मनाया गया था श्रीनिवास रामानुजन का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ क्या है पूरा का पूरा सिनेरियो। तो कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स जो रिलेटेड हैं श्रीनिवास रामानुजन से मैंने यहाँ दिया है आपको। आप पॉज कर इसे ठीक से पढ़ने की कोशिश करें। तमिलनाडु में जन्म हुआ, मृत्यु भी उनका तमिलनाडु में हुआ, और बहुत ही यही समझ लो कि बहुत कष्ट से उन्होंने अपना पढ़ाई किया था पूरा। और इन 1918 ही वॉज इलेक्टेड टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। तो यहाँ के तो कभी न्यूटन भी रहे थे। ठीक है ना, इसी सोसाइटी से बिलोंग करते थे न्यूटन। थोड़ा मेरा आज टंग लड़खड़ा रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्यों हो रहा है नहीं पता। रामानुजन वाज वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर्स ऑफ द ब्रिटेन्स रॉयल सोसाइटी। ये कितनी बड़ी बात है कि इंडिया का एक मैथमेटिशियन ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी का यंगेस्ट मेंबर था। सबसे कम उम्र का मेंबर वही था उस समय।
कब? 1918 में, जब उसने ज्वाइन किया था। फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड अ फेलो एट ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इलेक्टेड होने वाला पहला फेलो था, वो इंडियन फेलो था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ट्रिनिटी कॉलेज। ठीक है, तो इन सारी बातों को आगे और आप अच्छे से देखें। उन्होंने करीब 4000 इक्वेशंस और आइडेंटिटीज कंपाइल किया था। उनके बारे में ये कहा जाता है कि शायद वो इन्फिनाइट सीरीज ऑफ पाई को जानते थे। तो उनके ऊपर तो मूवी भी एक आई थी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक है, 729 इज कॉल्ड एज द रामानुजन नंबर। वाई? तो आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, 40 डेज ऑफ हार्श विंटर चिलाई कालन कमेंसेस इन कश्मीर वैली। तो 40 दिनों का ये एक ओकेजन होता है, चिलाई कलन विंटर पीरियड। चिलाई कलन स्टार्टेड इन कश्मीर 21 दिसंबर विल सब जीरो नाइट टेम्परेचर्स अक्रॉस द रीजन विथ सब जीरो नाइट टेम्परेचर्स अक्रॉस द रीजन। इसको चिलाई कलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे 40 दिनों तक के लिए जो वैली के लोग हैं वो कुछ ऐसे टेम्परेचर में रहेंगे जो जीरो के बिल्कुल करीब करीब हो। ठीक है, जीरो के बिल्कुल करीब करीब हो या जीरो से नीचे हो, ऐसे टेम्परेचर में वो लोग अब जिएंगे। और ये चलेगा जनवरी 31 तक चलेगा। ठीक है, ऑन द लास्ट वी हैव अ लुक ऑन इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर्स रूल 2020। तो श्री आर के सिंह, ये एक रूल लिस्ट निकाला गया है और इस रूल लिस्ट में बहुत कुछ दिया गया है। राइट फॉर कंज्यूमर्स, रिलीज ऑफ न्यू कनेक्शन, मीटिंग एग्रीमेंट, बिल्स एंड पेमेंट्स, डिसकनेक्शन एंड रिकनेक्शन। तो इस बारे में हम लोग टुमारो डिस्कस करेंगे कि ये क्या है एक्चुअली। बहुत ही डिटेल में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड।